बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। मासूमा अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी, जबकि इस दौरान लैला हर वक्त उसके साथ थी। लैला ने उसका सारा सामान पैक करने में काफ़ी मदद की थी। बहुत अच्छी ना सही, लेकिन इस छोटे से अरसे में वो दोस्त तो बन ही गई थी। जबकि मासूमा ये सोच रही थी कि इतने अरसे से ये सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, ये सब जानते थे मासूमा क्या कर रही है। गुशारफ जो उससे मोहब्बत के दावे करता था, कितनी आसानी से उसने कह दिया कि वो सब कुछ जानता था इसके बारे में, और उसे शक तक ना हुआ। वो तो अपने बाप की मौत का बदला लेने आई थी। उसके बाप का कातिल था कौन? सारिम जैसा इंसान, न कि डेविल जैसा। उसके बाप को मारने वाले पुलिस वाले थे, और वो इतने वक्त से सोच रही थी कि वो सारिम उसके बाप के कातिलों का पता लगाएगा, जबकि वो जानता था कि उसके बाप के कातिल कौन है और वो कितनी आसानी से इस्तेमाल हो रही थी। काश वो सारिम का साथ देने की जगह डेविल का साथ देती, आज अपने बाप के कातिलों तक पहुंच चुकी होती, उनसे बदला ले चुकी होती। क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो मासूमा? लैला ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा था। नहीं, मैं अपने अब्बा की मौत का बदला लेना चाहती हूँ लैला, मैं नहीं जाना चाहती। वहाँ मेरा है ही कौन? तुमने कभी ये खाली घर में ज़िंदगी जी है? मैं वहाँ खाली घर में रहती थी पिछले 2 साल से। हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। बाबा हर साल हमसे मिलने आते थे, मेरे लिए हज़ारों गिफ्ट्स लाते। शायद वो दुनिया के लिए अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन वो इस दुनिया के सबसे प्यारे बाबा थे। मासूमा भीगी आंखों से मुस्कुराई थी। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। तुम्हें पता है लैला, जब मुझे पता चला कि मेरे बाबा इस तरह का काम करते हैं, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं बाबा से नाराज़ हो गई। मैं उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी, लेकिन एक दिन अम्मी ने मुझे समझाया कि मेरे बाबा ऐसे नहीं हैं। वो जो भी करते हैं सही के लिए करते हैं। वो गलत तरीके से गलत काम को रोकते हैं। मेरे बाबा गलत होकर वो काम कर रहे हैं जो सही लोगों को करने चाहिए। मेरे बाबा के करने का तरीका गलत है, लेकिन मेरे बाबा गलत नहीं कर रहे हैं। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, ज़्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते थे। इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी मेरे बाबा ने बाप होने का फ़र्ज़ निभाया है। मुझसे इतने दूर रहने के बावजूद भी हर दुख और सुख में मेरे साथ थे। जब 2 साल पहले अम्मी का इंतकाल हुआ तब वो पाकिस्तान आए थे। मैंने बहुत कोशिश की, बाबा को बहुत मनाया कि मुझे अपने साथ ले चले, लेकिन वो नहीं माने। वो चाहते थे कि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूं। और फिर एक दिन खिजर सर का फ़ोन आया कि बाबा नहीं रहे, किसी ने मेरे बाबा को बेदर्दी से मार दिया। और इसी दिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपने बाबा की मौत का बदला ज़रूर लूँगी। मेरे बाबा गलत नहीं थे, ना ही वो गलत काम करते थे। तो फिर मेरे बाबा को इतने बुरे तरीके से क्यों मारा गया? सब लोग जिन्होंने मेरे बाबा को मारा सख्त से सख्त अंजाम के हकदार हैं। मुझे यकीन है कि डेविल सर ऐसा ही करेंगे। वो उन लोगों को सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। हाँ, ये अफसोस है कि मैं अपने बाबा के कातिलों का अंजाम अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगी। मासूमा रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई, जबकि लैला उसे गौर से देख रही थी। तुम उन लोगों का अंजाम नहीं देख पाओगी? मतलब तुम कहीं जा रही हो? लैला ने अनजान बनते हुए पूछा। क्या मतलब? मासूमा समझ ना पाई। मतलब मासूमा बीबी, ये सामान हम इसलिए पैक कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें हम फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं। पुलिस को शक हो चुका है, लेकिन तुम कहीं जा रही थी क्या? लैला मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठी। मिस मासूमा सिद्दीक, तुम डेवन की टीम का हिस्सा हो। हाँ, तुम गलत रास्ते पर निकल गई थी, थोड़ी सी बहक गई थी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें इस तरह से छोड़ देंगे। हाँ, तुमने गलत किया। तुम्हें वो फ़ोन रूह तक नहीं पहुंचाना चाहिए था। तुम जानती हो डेवल इस मामले में कितना टची है। तुम्हें खुद अंदाज़ा है कि वो रूह से कितनी मोहब्बत करता है। तुमने शारिफ के साथ भी ठीक नहीं किया। उसके जज्बात तुम्हारे लिए बहुत खरे थे, लेकिन इस बात के बावजूद भी डेवल ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कल क़यामत के दिन वो सिद्दीक से नज़रें ना मिला पाए। तुम्हें पता है मासूमा, तुम्हारा बाप दिन में 25 बार तुम्हारा नाम लेता था। मुझसे कहता था कि तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए सारी शॉपिंग यहाँ से मैं करके भेजती थी। हम सब मिलकर तुम्हारे लिए शॉपिंग किया करते, क्योंकि हम सब में से फैमिली सिर्फ सिद्दीक की थी। वो हमेशा कहता था हम उसका दूसरा ख़ानदान है, और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें इस तरह से यहाँ से भेज देंगे? क्या तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो मासूमा? लैला ने उसे देखते हुए पूछा, जबकि वो शर्मिंदगी से नजरें नीची ज़मीन पर गाड़े बैठी थी। नहीं मासूमा, तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। सिद्दीक नहीं रहा, लेकिन तुम तो हो ना हमारे साथ। और डेविल को यकीन है कि अब तुम इंस्पेक्टर सारिम जैसे घटिया इंसान की बातों में कभी नहीं आओगी। जल्दी से अपना सामान लो और बाहर आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और ये रोना धोना बंद करो, डेविल की टीम के लोग रोते नहीं हैं। लैला, जो कब से प्यार से उसे समझा रही थी, आखिर में सख्ती से बोलती उठ खड़ी हुई। अब तुम कभी भी उसे देखना नहीं चाहोगे ना? खिजर ने
मशरूम का गिलास भरकर उसके सामने रखा था। मेरे यार, हमें कोई और बात करनी चाहिए, शारिफ दुखी अंदाज में बोला। कोई और बात नहीं, हम यही बात करेंगे। तुम्हें मुझे गारंटी देनी होगी कि तुम कभी ज़िंदगी में उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखोगे। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। अब ये बात अलग है कि तुम्हारा ये नाजुक दिल दिन में 100 बार टूटता है और इस बार सीरियस वाला टूटा है। शारिफ दुखी आशिक की तरह बोला था। इतनी सख्ती से मेरा दिल पहले किसी ने नहीं तोड़ा। अगर तुम मेरे जज्बात की कदर नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। शारिफ ने मशरूम पीते हुए कहा। भाई आप भी पी लें, आप भी तो दुखी हैं आजकल। शारिफ को अचानक याद आ गया कि डेविल इसका भाई है। नहीं, मेरी बीवी मुझे छोड़कर नहीं गई और ना ही मैं उसे जाने दूंगा, और वैसे भी मेरी बीवी को उसकी स्मेल पसंद नहीं। यारिम ने शराब का गिलास खुद से दूर करते हुए कहा। आज के बाद किसी लड़की पर यकीन नहीं करूँगा, सब लड़कियां धोखेबाज होती हैं। शारिफ हाथ हिला हिलाकर दुखी अंदाज में बोल रहा, जबकि इसके इस अंदाज पर खिजर हंस हंस के पागल हो रहा था। एक बात तो क्लियर है, अगर अब वो तेरे सामने भी आ जाए तो तू उसकी शक्ल तक नहीं देखेगा, है ना? खिजर ने फिर से कहा। मेरा बाप चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। यही सुनना चाहता था ना तू? वो मेरे सामने आएगी, मैं उसे नज़र फेर लूँगा। यही सुनना चाहता था ना? अब पड़ गई दिल में ठंड, वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, जबकि हाथ दोनों खिजर के गिरेबान पर थे। हाँ, पड़ गई ठंड। अब तुझे भी ठंड पड़वाता हूँ। कहीं नहीं जा रही तेरी मासूमा, वो यहीं रहेगी हमारे साथ, हमारी टीम के लिए काम करेगी। शारिफ वो सिद्दीक की बेटी है, और सिद्दीक हमारे लिए क्या था ये तू भी जानता है। हम सिद्दीक की बेटी को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। वो शारिफ का गाल थपथपाकर मुस्कुरा कर बोला था। मतलब मासूमा नहीं जाएगी? उसने दोनों के चेहरों को देखते हुए कहा। हाँ, वो तो नहीं जाएगी, लेकिन तुम तो अब कभी उसकी शक्ल नहीं देखोगे, उसे देखते ही अपना मुंह फेर लोगे। खिजर ने फिर से शरारती अंदाज में कहा, जिस पर शारिफ ने बेबसी से एक नज़र यारिम की तरफ देखा, जो उसके इस तरह से देखने पर कहका लगाकर हंसा था। यार, मैं नशे में हूँ। नशे में तो इंसान कुछ भी बकवास कर देता है, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। शारिफ मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। यारिम घर आया तो कल की तरह आज भी वो बाहर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो भी उसके करीब सोफे पर जुड़ कर बैठ गया। मेरा इंतज़ार कर रही थी? बहुत मोहब्बत से पूछा था। हाँ हाँ, वो उससे फासला कायम करने की कोशिश करते हुए बोली। कोशिश बेकार है, मत किया करो। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। उसने आंखों में सख्ती लिए उसकी इस हरकत को रोकना चाहा था। रूह खामोश होकर बैठ गई। बहुत मिस किया आज तुम्हें। उसकी गाल पर अपना हाथ रखा था, उसका चेहरा अपने करीब करते हुए वो बोला। यारिम, खाना लग गया होगा। उसने दूर होने की नाकाम सी कोशिश की। अभी मेरा खाना खाने का मूड नहीं है। यारिम ने अपने लब उसके गाल पर रखे थे। रूह अपने आप को संभालती तेजी से उठ खड़ी हुई। ये क्या हरकत है रूह? तुम्हें पता है ये मुझे पसंद नहीं है। आंखों में सख्ती लिए वो गुस्से से बोला था। यहाँ पर मेरी शफा कभी भी आ सकती है। इसलिए रूह ने बहाना बनाने की नाकाम सी कोशिश की, लेकिन यारिम को अच्छा लगा था। सही कह रही हो, चलो रूम में चलते हैं। यारिम उसका हाथ थामे बिना उसे बोलने का मौका दिए रूम में ले आया था। अब यहाँ तो कोई मसला नहीं है। उसका हाथ खींचकर उसे खुद से करीब करते हुए बोला। यारिम, आप कह रहे थे ना कि हम कहीं बाहर चलते हैं डिनर के लिए, लॉन्ग ड्राइव, शॉपिंग। वो मुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर पाई थी, जबकि यारिम उसे अपने करीब किए उसके बाल तक खोल चुका था। आज मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। आज सारा वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। वैसे भी आज भी काफ़ी देर हो चुकी है कल की तरह। कल तुम्हारा मूड नहीं था ना, आज मेरा मूड नहीं है। उसकी सुराहीदार गर्दन पर हाथ फेरते हुए वो बोला। प्लीज़ चलते हैं ना, मुझे अपने लिए कुछ सामान लेना है। रूह ने उसकी पनाहों से निकलने की नाकाम सी कोशिश की थी। रूह, क्यों तड़पा रही हो मुझे? कितने दिनों से मैं दूर हूँ तुमसे, थोड़ा सा तो एहसास करो। उसे एक बार फिर से खींच कर अपने करीब करते हुए बोला। यारिम, प्लीज़। रूह की बात थी अधूरी रह गई थी। फिर अगले ही लम्हे यारिम ने उसे छोड़ दिया था। मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। अपनी ख्वाहिश में आज रात हुए वो बस इतना कहकर चला गया, जबकि रूह को बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था कि उसके करीब आया, लेकिन इससे पहले जब भी उसके करीब आया था इसका यारिम कोई कातिल नहीं, कोई दरिंदा नहीं था, और आज वो यारिम के करीब नहीं जाना चाहती थी। जब भी यारिम इसके करीब खड़ा होता उसे ऐसा लगता जैसे अभी वो उसे भी मार देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी आंखों के सामने इस आदमी को मार डाला और न जाने और कितने ही लोगों की जान ले चुका था।
वो एक ऐसे शख्स के साथ कभी एक आम जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसके करीब नहीं आना चाहती थी। जल्दी से अलमारी की तरफ आई जहाँ यारिम के कपड़ों के नीचे उसने फ़ोन छुपा कर रखा था। उसने जल्दी से वो फ़ोन उस बैग में रखा जो यारिम ने उसे लेकर दिया था और बाहर आई जहाँ यारिम उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे लेकर सबसे पहले शॉपिंग मॉल में आया था। तुम्हें जो जो चाहिए जल्दी लो, फिर डिनर पर चलेंगे। उसे अपने साथ लिए शॉपिंग मॉल के अंदर आया। उसे कुछ नहीं चाहिए था, बस बेमकसद ही चीज़ें देखने लगी। वो उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। उसे ये सोचकर बुरा लग रहा था कि वो उससे दूर जाने के बहाने ढूंढ रही है, लेकिन वो उसकी कंडीशन भी समझ सकता था। एक आम जिंदगी गुजारना इतनी जल्दी उसके बस में ना था। जल्दी करो रूह, तुम बेकार में टाइम वेस्ट कर रही हो। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो उसके सामने रखे कई ड्रेसेस उठाने लगा। यारिम, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी पसंद से देख रही हूँ ना। रूह ने समझाने की कोशिश की। नहीं रूह, तुम अपनी पसंद से देख नहीं रही, तुम सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद करना चाहती हो। तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन यारिम, ये मुझे पसंद नहीं है। रूह ने उसके हाथ से ड्रेस लेना चाहे। बेबी, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम किसी को दे देना, लेकिन मेरी ये रात बर्बाद करने के बारे में सोचना भी मत। अरे यारिम भाई, कैसे हैं आप? रूह ने अपने पीछे से एक प्यारी सी आवाज़ सुनी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ उर्वा, कैसी हो तुम? और मायरा कैसी है? यारिम ने मुस्कुरा कर पूछा। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। ये क्या तरीका हुआ मायरा से? जब चाहो आपका दिल करता है मिल जाते हैं। और बहन को भूल गए। वह मुंह बनाकर शिकायतें करने लगी थी। क्या करूँ यार, तुम्हारी भाभी सांस नहीं लेने देती। कभी ये कभी वो। सारिम ठीक कहता था, शादी के बाद पता चलता है आदमी को कि औरत क्या है। उसने रूह की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुरा कर कहा। जबकि रूह खामोशी से कभी यारिम को तो कभी सामने खड़ी उस प्यारी सी लड़की को देखती जो बड़ी सी शाल में अपना आप छुपाए खड़ी थी। यकीनन वो प्रेग्नेंट थी। आप लोगों को तो बस औरतों पे इल्ज़ाम लगाने के बहाने चाहिए, जबकि ये तो शक्ल से ही देख रहा है कि कितनी मासूम है मेरी भाभी। उर्वा ने रूह को गले लगाते हुए कहा। उसे ये प्यारी सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी, जबकि उसके पीछे सारिम को आते देखकर रूह को डर लगने लगा था। लो, तुम्हारा शौहर आ गया, उसी से पूछ लेते हैं कि हम मर्द लोग ठीक हैं या तुम औरतें। क्यों सारिम? यारिम ने मुस्कुराते हुए सारिम को गले लगाया। नहीं यारिम, इन औरतों से बहस करने से बेहतर है कि हम कोई और ढंग का काम कर लें। सारिम ने बाकायदा उर्वा का मजाक उड़ाते हुए कहा था। अच्छा हुआ सारिम, तुम मुझे यहीं मिल गए, वरना मैं आज नहीं तो कल तुम्हारे पास ज़रूर आने वाला था। रूह, अपना बैग देना ज़रा, उसने रूह को मुखातिब करते हुए कहा। उसको समझने का मौका दिए बगैर ही बैग उसके हाथ से ले लिया और फिर सारिम का दिया हुआ फ़ोन निकाल कर सारिम की तरफ किया। ये तुम्हारा फ़ोन वापस करने के लिए आने वाला था मैं। थैंक यू सो मच, तुमने रूह को ज़रूरत के वक्त अपना फ़ोन इस्तेमाल करने दिया। उसने सारिम के हाथों में फ़ोन पकड़ाते हुए उसकी मुट्ठी अपने हाथ से बंद की थी, जिस पर सारिम ने एक नज़र रूह को देखा, फिर बड़ी मुश्किल से मुस्कुरा कर फ़ोन ले लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। यारिम ने कहा। बहुत जल्द नहीं, बल्कि परसों मुलाकात होगी। परसों आप दोनों डिनर हमारे साथ हमारे घर पर करेंगे। मुझे सारिम ने बताया था कि आपकी शादी के बारे में, लेकिन फिर उन्होंने ये बताया कि आप दोनों हनीमून पे जा चुके हैं। लेकिन अब नो बहाना, परसों शाम 7 बजे आप दोनों मेरे घर पे होने चाहिए। बस बात ख़त्म। पूर्वा ने ऑर्डर दिया था, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। अब अपनी बहन का हुक्म टाल सकता हूँ क्या? वो मुस्कुराया और झुककर मायरा के गाल पर क्या प्यार करते हुए रूह का हाथ थाम कर जाने लगा था। जबकि रूह के हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वो सब कुछ जानता था। वो उसके साथ क्या करेगा? कहीं उसे भी इस आदमी की तरह इससे अगर वो कुछ भी नहीं सोच पाई थी। मार्केट से लेकर गाड़ी तक का सफ़र रूह के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सफ़र था। रूह बार बार नज़रें उठाकर यारिम को देख रही थी, जो बिल्कुल आराम और सुकून से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रास्ते में उनके दौरान कोई बात ना हुई। रूह इससे नज़रें चुराने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो इसके साथ क्या करेगा? उसने एक बार फिर ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए यारिम को देखा। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई गुस्सा ना था, जबकि बार बार रूह को अपनी तरफ इस तरह से मुतवज्जे देखकर मुस्कुराता। क्या हुआ बेबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसने फिक्रमंदी से पूछा। यारिम उस पर क्या जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। वो ना तो डांट रहा था ना उस पर गुस्सा हो रहा था। गाड़ी उसी होटल के सामने रुकी जहाँ वो अक्सर खाना खाते थे। चलो बेबी, बहुत भूख लगी है। वो उसकी साइड का दरवाज़ा खोले खड़ा उसे बाहर आने को बोला। रूह भी बिना चूँ चरा के इसके साथ आई थी। यारिम ने खाना ऑर्डर किया। शुरू करो, देखने के लिए नहीं रखा। यारिम ने मुस्कुराते हुए कहा था। परसों तैयार रहना। उर्वा अपनी बात की बहुत पक्की है, अगर हम नहीं गए तो खुद आ जाएगी लेने। यारिम ने मुस्कुराते हुए कहा। रूह, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? इस बार वो शौकी
छोड़कर ज़रा सीरियस अंदाज में बोला था, मुझे भूख नहीं है। रूह ने जल्दी से कहा, खाना खाओ, यारिम सख्ती से बोला था। उसने एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि खाना खाओ। इस बार वो गुस्से से बोला था। वो पहले ही डरी सहमी बैठी थी। इसकी सख्त घूरी से फ़ौरन खाना खाने लगी। जब तक वो ठीक से ना खाती यारिम उसे घूरता रहा था। तुम खुद मुझे सख्ती करने पर मजबूर करती हो। यकीन करो तुम पर गुस्सा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मुस्कुराकर उसे कह रहा था जैसे टूटी हुई बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा हो। अब घर चलें, लॉन्ग ड्राइव पर फिर किसी दिन चलेंगे। मौसम ख़राब हो रहा है। खाना खाने के बाद यारिम ने कहा तो वो उठ गई थी। घर आ चुका था। वो गाड़ी से उतर कर अंदर चली गई। बाहर बहुत बारिश हो रही थी, जबकि रूह समझ नहीं पा रही थी इतना सब कुछ हो जाने के बाद यारिम इतना नॉर्मल कैसे है। यारिम कमरे में आया तो रूह बेड पर बैठी थी। रूह, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? इस तरह से बिना स्वेटर बिना शाल के बैठी हो। सर्दी देखी है तुमने बाहर कितनी हो रही है। तुम इंतहाई दर्जे की लापरवाह लड़की हो। अपना नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लो। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वो उसे डांटते हुए आगे बढ़ा था और उसे बेड पर बैठने का कहते हुए कंबल उस पर डालने लगा। सर्दी ज़्यादा होने लगी है, अपना ख्याल रखो। तुम्हें कुछ हो गया तो पहले ही बहुत बीमार हो। वो मुस्कुराकर कहता उसकी गोद में सर रख गया था। उसके हाथ उठाकर अपने सीने पर रखे। बहुत ख़ास हो तुम, बहुत ख़ास। आंखें बंद किए उसका हाथ अपने लबों तक ले गया। यारिम, वो सारिम डू ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा था जब यारिम सीधा होकर बैठ गया। सारिम ने, मैंने पूछा कुछ नहीं ना, तो क्यों मुझे याद दिला रही हो कि तुमने मुझे धोखा दिया है? मैंने कब कहा कि मुझे सफाई चाहिए? तुम्हें लगता है तुम मुझसे दूर जा सकती हो? मैं तुम्हारी इस गद्दारी को तुम्हारी नादानी समझकर भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे बार बार याद दिला रही हो। अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हें रूह, मेरे साथ गद्दारी करने वालों का मैं क्या हशर करता हूँ। मैं तुम्हें इस गलती की कोई सज़ा नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें खुद से बदगुमान नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़ बार बार इन सब बातों का जिक्र मत करो मेरे सामने। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता रूह, इसलिए बेहतर होगा मुझे याद मत दिलाओ कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। मैं भूल जाना चाहता हूँ, मुझे भूलने दो। आपको पता कैसे चला? रूह फिर से बोली थी। मैंने कहा मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, लेकिन मुझे करनी है। मुझे नहीं रहना आपके साथ। मुझे जाना है यहाँ से। मुझे पाकिस्तान वापस जाना है आपके साथ। एक ज़ोरदार थप्पड़ रूह के मुंह पर पड़ा था। मुझे छोड़ के जाओगी तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसी बातें करने की? यारिम का ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। इससे पहले कि वो थप्पड़ से संभलती यारिम ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। दोबारा ऐसी बकवास करने से पहले एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। उसके मुंह पर दाढ़ा था। नहीं रहना मुझे आपके साथ। मेरे साथ नहीं रहना, मुझे किसी कातिल के साथ। आप कातिल हैं, नहीं रह सकती आपके साथ, रूह चिल्लाते हुए बोली थी जब यारिम ने उसका हाथ थामा और घसीटते हुए बालकनी में ले आया था। बारिश अपने ज़ोरों पर थी। यारिम ने एक झटके से उसे बाहर बारिश में धक्का दिया। तुम्हारे पास आज रात का वक्त है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, संभल जाओ। शायद ये बारिश तुम्हारे दिमाग से मुझसे दूर जाने की सोच को धो दे। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। इसके बाद तुम मुझसे किसी किस्म की रियायत की उम्मीद मत रखना। उसने बालकनी का शीशे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। यारिम को कैसे पता चला कि रूह के पास मोबाइल है? वो लड़की ही बेवकूफ़ है। मैं कैसे सोच रहा था कि आम सी लड़की इस मामले में मेरी मदद कर सकती है। पता नहीं यारिम इस लड़की के साथ क्या करेगा। और मासूमा न जाने वो कहाँ है। वो मुसलसल अपने फ़ोन से मासूमा को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था। उसका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। पता नहीं ये दोनों लड़कियां ठीक भी होंगी या नहीं। अब और कोई चारा ना था। उसने यारिम को फ़ोन किया और यारिम ने पहली बेल पे ही फ़ोन उठा लिया। यारिम, मेरी बात सुनो, इस सब में रूह की कोई गलती नहीं है। मैंने उससे कहा था, तुमने उससे कहा था कि तुम मुझे फांसी के फंदे से बचाओगे। तुम मेरी बीवी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। तुमने मेरी बीवी को ढाल बनाया। तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ कर दिया। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। वो मुझे छोड़ना चाहती है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और वो अब तुम्हारी गलती की सज़ा भुगत रही है। मैंने तुमसे कहा था ना सारिम, मेरी बीवी से 10 कदम के फासले पर रहना, मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर मत देखना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। यारिम ने गुस्से से कहते हुए फ़ोन काट दिया और फिर फ़ोन को उठाकर दीवार पर दे मारा था। इसलिए एक नज़र बाहर देखा जहाँ वो अंधेरे में बारिश के बीचों बीच बैठी थी। बारिश से बचने की कोई जगह ना थी। रूह को तकलीफ़ पहुँचा के वो खुद कितनी तकलीफ़ में था ये सिर्फ वो जानता।
वो इस वक्त मुकम्मल बारिश में भीगी हुई थी। उसका कांपता वजूद साफ नज़र आ रहा था। वो फर्श पे बैठी रो रही थी। ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है रू, तुम चाहे डर कर मेरे साथ रहो लेकिन मेरे साथ रहो। तुम्हारी ज़िंदगी में सारे ऑप्शंस हैं लेकिन मुझसे दूर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। उसने एक नज़र उसे देखा और कमरे की लाइट ऑफ करके वो बाहर निकल गया था। लाइट की वजह से जो थोड़ी बहुत रोशनी बाहर आ रही थी वो भी बंद हो चुकी थी। यारिम, उसने कांपती आवाज़ से यारिम को पुकारा लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। शायद वो सो चुका था। यारिम प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। उसने शीशे के दरवाज़ा को खटखटाते हुए कहा। अंदर से कोई आवाज़ ना आई। वो रोते रोते एक बार फिर से ज़मीन पर बैठ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी रगें चीर के जिस्म में दाखिल हो रही हो। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और सर्दी बढ़ती जा रही थी। इसलिए कई बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और कई बार दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। यारिम गाड़ी के साथ टेक लगाए यूं ही खड़ा था। बारिश किसी पत्थर की तरह उसके जिस्म पर बरस रही थी। सर्दियों की बारिशें शुरू हो चुकी थी। मौसम बदल चुका। पिछले कई दिनों से रात रोज़ ही बारिश हो रही थी जिसकी वजह से सर्दी बहुत बढ़ चुकी थी। वो कितनी देर वहीं खड़ा बारिश में भीगता रहा। वो रूह की तकलीफ़ को महसूस करना चाहता था। वो उन लोगों में से नहीं था जो अपनों को तकलीफ़ में देखकर खुश होते हैं। वो उन लोगों में से था जो अपनों को तकलीफ़ देकर खुद उस तकलीफ़ को सहते हैं। जब से रूह उसकी ज़िंदगी में आई थी वो खुश रहने लगा था। उसे कोई अपना कहने वाला मिल गया था। वो रूह को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। तुम्हें लगता है मुझसे दूर जाना इतना आसान है रूह? तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। तुम्हें ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम्हें भी तुम्हारी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी और मुझे यकीन है कल सुबह मुझे मेरी रूह वापस मिल जाएगी जिसके दिल में मुझसे दूर जाने की ख्वाहिश नहीं रहेगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें और सज़ा मिलेगी। रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा। ऐसे नहीं तो वैसे ही। रात न जाने कौन से पहल कमरे में वो वापस आया था। उसने लाइट ऑन की तो देखा बालकनी के दरवाजे के साथ रूह आंखें बंद किए हुए बैठी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। यारिम तेज़ी से दरवाजे की तरफ आया। उसने दरवाज़ा खोला। उसके अपने सारे कपड़े भीगे हुए थे। उसने रूह को पुकारा था, रूह आंखें खोलो रूह। यारिम ने उसका गाल थपथपाया लेकिन वो कुछ ना बोली। यारिम को अब इसकी फिक्र होने लगी थी। शायद वो नीम बेहोश थी। उसे एहतियात से उठाकर ड्रेसिंग रूम में लाया। उसके कपड़े बदल कर टॉवल से उसके बाल सुखाने लगा था। उसे बेडरूम में लाकर बेड पर लेटाया। काफ़ी देर उसके करीब बैठा उसके हाथ पैर से हिलाता रहा था। कुछ देर के बाद यारिम को वो बेहतर लगी। छोटी सी जान हो और इतना तंग करती हो। उसका माथा चूमता हुआ वापस ड्रेसिंग रूम में आकर अपने कपड़े बदलने लगा था। उसके करीब आकर उसे अपने सीने में भींच कर लेट गया। यकीनन अब तक तुम्हारी अकल ठिकाने आ चुकी होगी, वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला था। रूह की आंख खुली तो वो कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उसने एक नज़र दौड़ाकर पूरे कमरे को देखा। कल रात यारिम ने उसे बारिश में बाहर निकाल दिया था। फिर वो अंदर कैसे आई? उसका लिबास किसने बदला? ये समझना मुश्किल ना था। बारिश अभी तक जारी थी और सर्दी अब भी अपनी शिद्दत पकड़े हुए थी। यारिम ने उससे कहा था कि उसे पाकिस्तान नहीं जाने देगा और कल रात हिम्मत करके उसने भी यारिम से कह दिया था कि वो उसके साथ नहीं रहेगी। अब उसे अपनी बात पर कायम रहना था। चाहे कुछ भी हो जाए वो यारिम के साथ नहीं रहेगी। वो इन्हीं सब सोचों में थी जब दरवाज़ा खुला और यारिम हाथ में सूप का बाउल लिए अंदर दाखिल हुआ था। यारिम ज़रा सा मुस्कुराया। अरे यार, तुम तो जाग रही हो। मैं तो प्लान कर रहा था कि कैसे तुम्हें जगाऊंगा। वो उसके पास आया और माथे पे हाथ रखा। बेहतर, लेकिन अभी तुम्हें बुखार है, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, आराम करो, मैं यहीं हूँ। ये सूप पी लो, बेहतर फील होगा। वो एक स्पून में सूप लिए इसकी तरफ बढ़ने लगा। मुझे नहीं चाहिए, वो मुंह फेर गई थी। रूह अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। वो प्यार से बहलाने लगा था। मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरे साथ इस तरह से बात ना करें। आपकी सारी हकीकत मेरे सामने है और आपको जो लगता है कि आप मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ यहाँ रखेंगे तो सुन ले, मुझे नहीं रहना आपके साथ। अब उसके लिए आप चाहे मुझे बाहर बारिश में खड़ा कर दें या हाथ उठाएं। रूह धीमी आवाज़ में मगर गुस्से से बोल रही थी। बाप रे, ये गुस्सा रात में बाहर बारिश में निकालने की वजह से हो रहा है। बेबी, इतना गुस्सा मत करो यार, कमज़ोर सा दिल है मेरा, हार्ट अटैक हो जाएगा। यार मुस्कुराते हुए बोला। मुझे फातिमा बीबी से बात करनी है अभी इसी वक्त। वो अपने डर पर काबू पाती ठोस लहजे में बोली थी।
यानी मुझसे ज़िद करते देख के खटका था। अपनी अदाओं पे कंट्रोल करो, तुम्हारा ये बागी अंदाज मुझे गुस्ताख होने पर मजबूर कर रहा है। वो झुककर उसके होंठों को चूमते हुए बोला था। रूह उसे धक्का देकर दूर होने लगी थी जब यारिम ने उसे एक झटके में पकड़कर बेड पर फेंक दिया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में कैद कर लिए। तुम्हारा ये झगड़ालू अंदाज मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हें इतना गुस्सा आता है। मुस्कुराते हुए बोला। यारिम, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, बख्श दे, मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो अपना हाथ खींचते हुए बोली। यारिम इसकी नाकाम सी कोशिश पर खुलकर मुस्कुराया था। कदर ही नहीं है तुम्हें मेरी, इसीलिए दुआओं में मांगती थी तुम मुझे। यारिम इसे जिज करने लगा। यारिम छोड़े मुझे। वो अपना आप छुड़ाने की एक और नाकाम सी कोशिश करने लगी थी। बकवास बंद करो, कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारा हर अंदाज सर आंखों पर, मगर ये बार बार छोड़ने वाली रट बंद करो। नफरत है मुझे इस लफ्ज़ से। अगर मैंने तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ सुना तो बहुत पछताओगी। बहरहाल मेरा मूड बहुत अच्छा है तो बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा हर अंदाज सर आंखों पर, मगर ये बार बार छोड़ने वाली रट बंद करो। नफरत है मुझे इस लफ्ज़ से। अब अगर मैंने तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ सुना तो बहुत पछताओगी। बहरहाल मेरा मूड बहुत अच्छा है तो बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दिनों से तुम्हारी मनमानियाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब मैं नखरे उठाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो अब तुम मेरी मनमानियाँ बर्दाश्त करो। रूह अपनी बेकाबू होती धड़कनें संभालती उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी थी। रूह, तुम जानती हो कि मेरे सामने ये मज़ाहमत बेकार है। तुम क्यों कोशिश कर रही हो? उसका फ़ोन 2-3 बार बजकर बंद हो चुका था लेकिन उसने नहीं उठाया। उसके बिल्कुल करीब रूह उसके सीने पर सर रख के गहरी नींद सो रही थी। यारिम इस वक्त सिर्फ उसे महसूस करना चाहता था। फ़िलहाल वो किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था। कल रात उसने इतने ज़ोर से फ़ोन फेंका था लेकिन फिर भी वो ढीठ कालीन पर गिरने की वजह से टूटने से बच गया। लेकिन अब बार बार उसका बजना यारिम को डिस्टर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से उसे सच में फ़ोन करने वाले को कत्ल कर देने को दिल कर रहा था। वो फ़ोन नहीं उठाना चाहता था लेकिन रूह की नींद खराब होने के डर से उसने फ़ोन उठा लिया। क्या मसला है शारिक? क्या एलियंस तुम्हें दूसरे प्लेनेट उठाकर ले गए हैं कि तुमसे सब्र नहीं हो रहा? अगर फ़ोन नहीं उठा रहा तो मतलब यही है कि मैं बिज़ी हूँ। अब रखो फ़ोन, जब मैं बात करने के मूड में होऊंगा कॉल कर लूँगा। उसने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया जबकि दूसरी तरफ शारिक डेवल ही करता रह गया। फ़ोन काट कर एक बार फिर रूह की तरफ मुतवज्जे हो गया। उसे कल रात रूह का ये अंदाज़ बहुत अच्छा लगा था। उससे डरे सहमे बगैर बात कर रही थी, लेकिन ये बात अलग थी कि वो जो बात कर रही थी वो उसे पसंद नहीं थी। यानी उसे वक्त देना चाहता था, वो उसे संभलने का मौका देना चाहता था जब तक वो दिल से राज़ी ना हो या उसके करीब नहीं जाना चाहता था। लेकिन रूह की बातों से उसे डिस्टर्ब करने लगी थी। वो उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। अगर तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे तुम्हें 100 पर्दों में छुपा कर रखना पड़ा तो रखूँगा और तुम मुझसे दूर जा पाओगी। ये सिर्फ तुम्हारी भूल है और कुछ नहीं। अभी तुम मुझे 1% भी नहीं जानती। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है और अब तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने का वक्त आ गया है कि तुम पे सिवाय मेरे और किसी का कोई हक नहीं। तुम्हारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तुम मेरी हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। बहुत प्यारी हो तुम रूह, मगर जब ऐसी बेवकूफ़ियाँ करती हो और प्यारी लगती हो। और कितना सोओगी? उठो, शाबाश। यार ये तो चीटिंग है, मुझे ठीक से जगाने तो देती। वो कहका लगाकर हंसता उसकी तरफ बढ़ा था जबकि रूह से खुद से दूर करती भागकर वॉशरूम में बंद हो गई। तुम एक शैतान की ज़िंदगी में भेजा गया फरिश्ता हो, मुस्कुराते हुए आंखें मूंद गया था। यू आर एन एंजल सेंट इनटू द लाइफ ऑफ अ डेविल। आज मेरी और शिफा नहीं आई थी या शायद यारिम ने छुट्टी दी थी। खैर जो भी था, यारिम खुद नाश्ता बना रहा था। बेबी, ये जुल्म है मासूम शोहर पर। मैं तुम्हारी इतनी खिदमतें कर रहा हूँ और तुम होके सीधे मुंह बात भी नहीं करती। मुझसे दिल करता है रूठ जाऊँ तुमसे, लेकिन फिर तुम पे तरस आ जाता है। मनाओगी कैसे मुझे? इसीलिए नहीं रूठता। देखा कितना एहसास है मुझे तुम्हारा, कितनी फिक्र करता हूँ। और एक तुम हो, चलो अब बाहर आओ ना, खाना खाओ। भूखा रहने का इरादा है? वो मोहब्बत से पूछने लगा था। भूखा रहने का नहीं, भूखा मरने का इरादा है। वो बिना डर और खौफ के इसका हाथ झटक कर बोली थी। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मरने दूंगा? सो फनी। मैंने कहा ना, तुम मुझे अभी 1% भी नहीं जानती। अगर तुम मर भी जाओगी ना तो भी मैं सुकून से नहीं मरने दूंगा तुम्हें। साथ आऊँगा। अरे हम तो ज़िंदगी और मौत के साथी हमेशा साथ रहेंगे, यहाँ भी और वहाँ भी। और क्या जन्नत में भी मुझसे भागती फिरोगी तुम? यानी मुस्कुराहट दबा के शरारती अंदाज में पूछने लगा था। आप जो करते हैं इसके बाद आपको लगता है आपको जन्नत मिलेगी?
उसकी आंखों में आंखें डालकर वो पूछने लगी, शायद शर्मिंदा करने की एक कोशिश थी। ऑफ कोर्स मिलेगी मेरी जान, मेरी बीवी इतनी नेक है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, मेरे लिए अल्लाह के सामने सिफारिश नहीं करेगी। आप मुझे बार बार इस बात का ताना तो नहीं मानेंगे कि मैंने आप जैसे शख्स के लिए दुआएं मांगी। रूह मुंह फेर गई थी, वो मुस्कुराया था। खैर अब तुमने मुझे हासिल कर लिया, अब भुगतो। वो मुस्कुराकर कहता एकदम सीरियस हो गया और ज़बरदस्ती इसे खाना खिलाने लगा था। आप बहुत बुरे हैं यानी उसने पहली बार ये कहा था। इससे पहले वो कहती थी यानी आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन आज उसने कहा था कि आप बुरे हैं। हाँ शायद बहुत बुरा। यानी बिना अपनी फीलिंग्स पर जाहिर किए ज़बरदस्ती से खाना खिलाता रहा। रूह को ज़बरदस्ती खाना खिलाकर उसे कमरे में भेज दिया, जबकि खुद वो ऑफिस रूम में आया था। अभी उसे थोड़ी ही देर हुई थी यहाँ बैठे कि उसके मोबाइल पर फातिमा बीबी की कॉल आने लगी। रूह की गैर मौजूदगी में भी उनका फ़ोन काफ़ी बार आता था, लेकिन उसने कभी नहीं उठाया। अस्सलाम वालेकुम। उसने फ़ोन उठाते ही एहतराम से सलाम किया था। वालेकुम सलाम बेटा, रूह से बात हो सकती है? उसे बहुत ज़रूरी बात बता दी है, बतानी है, फातिमा बीबी ने कहा था। नहीं फातिमा बीबी, वो तो घर पे हैं, आप मुझसे कह सकती हैं जो कुछ कहना चाहती हैं, मैं उसे बता दूंगा। यारिम ने कहा। बेटा रूह को बता देना, तानिया घर छोड़कर चली गई है, उसकी माँ अस्पताल में है, बहुत बुरा हाल है बेचारी का। वो कहती थी कि वो अपनी माँ से बात करना चाहती है, मैंने उसे नंबर भी दिया था, लेकिन उसने कॉल नहीं की। फातिमा बीबी ने कहा। जी वो मैं उसकी बात नहीं करवा पाया, मैं रूह को बता दूंगा, आपका शुक्रिया बताने के लिए। यानिम ने फ़ोन बंद करके एक तरफ रखा, लेकिन उसे बेचैनी होने लगी। क्या उसे रूह को ये बात बतानी चाहिए? वो उठने ही लगा था कि उसका फ़ोन एक बार फिर से बजने लगा। हाँ बोलो शारिफ, उसने फ़ोन उठाकर कहा। डेविल, ये विक्रम बहुत तेज़ आदमी था, वो लड़कियों का धंधा करता था, उसके सारे आदमी हमारे खिलाफ़ हो चुके हैं, ख़ास करके वो शान, वो तुम्हारे बहुत खिलाफ़ हो चुका है। यहाँ उसकी ज़बान नहीं खुल रही थी और वहाँ जाके हमें धमकियाँ दे रहा है। तुम ऐसा करो, उन सबको हमारी तरफ से दावत पर बुलाओ, हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। रूह को ये सब कुछ पसंद नहीं है शारिफ, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं अपनी रूह की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। शारिफ न जाने अभी क्या क्या बोल रहा था, लेकिन यारिम फ़ोन बंद कर चुका और पर्दे के पीछे खड़ी रूह आहिस्ता से बाहर निकल गई। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे 1% भी नहीं जानती, 1% भी नहीं। हाय मेरी प्यारी सी जासूसन, कितनी जासूसी करोगी मेरी, तुम तो बहुत बहादुर हो गई रूह, अब बहुत मज़ा आएगा तुम्हारे साथ। वो मुस्कुराता हुआ बोला। यारिम कमरे में आया तो रूह बेड पर बैठी हुई थी। वो आहिस्ता से चलता हुआ इसके करीब ज़मीन पर आकर बैठ गया और अपना सर उसकी गोद में रख दिया था। शायद वो अभी थोड़ी देर पहले की होने वाली यारिम की शारिफ के साथ गुफ्तगू के ज़ेरे असर थी, इसलिए इसकी हरकत पर कुछ नहीं बोली। रूह, मैंने बहुत सोचा कि जो काम मैं अपनी माँ के लिए नहीं कर पाया वो मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह से मुझे मेरी माँ छोड़कर चली गई, इस तरह से तुम भी चली जाओगी। रूह, रिश्तों के बगैर इंसान बेजान हो जाता है और तुम तो मेरा वाहिद रिश्ता हो, जिसके साथ मेरे दिल का रिश्ता है। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, वो इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम्हारे लिए एक कातिल के साथ रहना मुश्किल है ना, तुम मुझे इसलिए कबूल नहीं कर सकती क्योंकि मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, अगर इस काम की वजह से तुम मुझसे दूर हो रही हो तो मैं नहीं करूँगा ये सब कुछ, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उसका हाथ थामे बोला था। यानी आप सच कह रही हैं, आप सब कुछ छोड़ देंगे? रूह ने बेयकीनी से पूछा। तुम मेरी ज़िंदगी हो रूह, इसीलिए अब मैंने सोचा है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे। रूह, तुम मेरी जान हो, तुमसे दूर होने के बारे में मैं सोचता हूँ तो सांसें रुकने लगती हैं। वो उसका हाथ अपने दिल के मकाम पर रख कर बोला था। रूह प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं सच कहता हूँ मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर, प्लीज़ मेरा यकीन कर लो, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं नहीं जाऊँगी यारिम, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। वो रोते हुए उसके सीने से लग गई थी। लेकिन रूह, सालिम तो मेरे खिलाफ़ सबूत ढूंढ रहा है, मैं सालिम को अपने खिलाफ़ कोई सबूत नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने उसे अपने खिलाफ़ सबूत दे दिए तो वो मुझे कानून के हवाले कर देगा, और वो लोग मुजरिमों के साथ क्या करते हैं ये तुम जानती हो। मैंने इतने गुनाह किए हैं रूह कि कोई मुझे बचा नहीं सकेगा। सालिम सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, शायद वो मुझे फांसी से बचा ले, लेकिन ताउम्र कैद से नहीं बचा पाएगा। मैं सारी ज़िंदगी जेल में सड़ूंगा, तुमसे दूर हो जाऊंगा। यारिम तो आप वो सबूत कहीं छुपा देना ताकि वो सालिम तक ना पहुंच पाए। वो सबूत तो सिर्फ आपके पास है ना, अगर आप किसी को देंगे ही नहीं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और आप तो वैसे भी वो काम दोबारा नहीं करेंगे।
हर गुनाह की सज़ा दी जाए, ज़रूरी तो नहीं। वो उसके सीने से लगी हुई बोली थी, लेकिन रूह, सारिम को तो मुझे गिरफ्तार करने पर मेडल मिलेंगे, उसकी प्रमोशन हो जाएगी। वो किसी भी हाल में सबूत ढूंढने की कोशिश करेगा, फिर तुम्हें मुझसे दूर करने। मैं नहीं कहीं नहीं जाऊंगी, यानी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। वो उसकी बात काटते हुए बोली, सारिम से मैं खुद बात करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप प्लीज़ परेशान मत हो। आप बस ऐसे कामों से तौबा कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूह उसे समझाने लगी थी। जब यारिम उसे अपने सीने में भींचते अपने डिम्पल छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, यारिम पुरसकून नींद सो रहा था, जबकि रूह उसके साथ बैठी ये सोच रही थी कि वो उसे सारिम से कैसे बचाए। यारिम उठे, इसने यारिम को जगाया था। क्या हुआ है, नींद नहीं आ रही? यारिम ने प्यार से पूछा। यारिम, वो सबूत कहाँ है? कौन से सबूत? जो आपके खिलाफ है। वो सबूत आपने कहाँ रखे हैं? दे मुझे, रूह ने कहा था। तुम मेरी चाबी चोरी करके गई तो थी, वहीं पर पड़े हैं, यारिम ने मुस्कुरा कर कहा। आपको वो चाबी वापस कहाँ से मिली? रूह ने शर्मिंदगी से पूछा। तुम ड्रेसिंग टेबल पर रख के भूल गई थी। 0 नंबर देता हूँ तुम्हें तुम्हारी जासूसी के, फेल हो तुम जासूसी में। क्या करोगी उन सबूतों का? क्यों पूछ रही हो? यारिम मुद्दे पे आया था। आप वो सबूत मुझे दे तो सही, रूह ने कहा। तो यारिम चाबी उठाकर बाहर आ गया और अपने खिलाफ जितने भी सबूत थे सारे इकट्ठे करके उसके सामने लाकर रखे, जिसमें 2 फाइल्स और बहुत सारी USB थी। एक दिन ये सब चीज़ें सामने टेबल पर पड़ी थी। रूह ने सब कुछ देखा, बस इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर गई थी। उसके हिसाब में सामने रखी गई चीज़ों में क्या मिलना था? यारिम उसकी सोच पढ़ के खुलकर मुस्कुराया। अब क्या करना है? ये सब कुछ सारिम को देना है। यारिम उसके करीब बैठकर पूछने लगा। रूह ने वो सब कुछ उठाया और उसे बाहर चलने का इशारा किया। बाहर अंधेरा होने की वजह से उसे डर लग रहा था। यारिम समझता था। वो दोनों बाहर आए। रूह ने सब कुछ लान के एक कोने में रखा और फिर उसे साथ लिए किचन में आई। वहाँ से माचिस ली और उन सब चीज़ों को जलाने लगी। यारिम ने उसे ना रोका और ना ही कुछ कहा। रूह ने एक एक USB को जलाना चाहा। कुछ तो जल गई, लेकिन कुछ लोहे की होने की वजह से नहीं जली। यारिम, ये तो जल ही नहीं रही। वो होशियारी से अपने शौहर के कारनामों के सबूत मिटा रही थी। यारिम मुस्कुराया था। तुम रुको, मैं 1 मिनट में आता हूँ, उसे कहकर अंदर चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में एक शीशी थी जिसमें न जाने क्या था। रूह, हाथ बचा के, ये तेजाब है, इससे तुम्हारा हाथ जल भी सकता है। यारिम ने एहतियात से उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर शीशे की बोतल खोलकर इन चीज़ों पर फेंक दी। लोहे की USB गलने लगी थी और यारिम के खिलाफ सब सबूत मिट चुके थे। आज तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है रूह, अब मैं दोबारा कभी ये काम नहीं करूँगा। यारिम ने उसका माथा चूमा था और उसे अपने साथ लगाया। अब तुम अंदर चलो और आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यारिम, आप चले ना अंदर, रूह ने कहा। हाँ बेबी, मैं बस अभी आया, तुम चलो। जब तक कि सब कुछ ठीक से जल नहीं जाता मैं यहाँ ही रुकूंगा। रूह हाँ में गर्दन हिलाती अंदर अपने कमरे की तरफ चल दी, जबकि यारिम ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसके पास नंबर डायल करने लगा। यारिम, इस वक्त मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है? सारिम ने टाइम की तरफ देखा जहाँ घड़ी रात के 2 बजा रही थी। उसने सोचते हुए फ़ोन उठाया। सारिम, सॉरी, मैं तुम्हें रात को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें ये बताना था कि तुम्हें बहुत ही बुरी खबर देने वाला, वो सबूत जिनके लिए तुम मेरी रूह को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, वो थोड़ी देर पहले रूह ने जला दिए हैं। अब तुम शायद इन चीज़ों की राख भी नहीं बची। आखिर रूह ने तेजाब से जलाया है उन सबको। मेरी बीवी तो मुझसे भी ज़्यादा सफाई से ये काम करती है। यारिम ने मुस्कुराते हुए उसे इत्तला दी थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सारिम जैसे होश की दुनिया में वापस आया था। आवाज़ कम रखो, उर्वा जाग जाएगी, फिर 1000 सवाल पूछेगी। किस किस सवाल का जवाब दोगे तुम? और एक और बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। मायरा मुझे भी बहुत अजीज़ है सारिम, लेकिन यकीन करो रूह से ज़्यादा यारिम खुद भी नहीं है। अब अगर तुम वार करोगे तो वार सहने के लिए तैयार रहना। यारिम, काज़मी हर बार बख्शता नहीं है। यारिम फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि अपनी नींद आराम से पूरी करने वाले इंस्पेक्टर सारिम की नींद हराम हो चुकी थी। तैयार रहना, आज शाम को सारिम के घर डिनर है, मैं कुछ हिसाब पूरे करके वापस आऊँगा। वो घर से जाते हुए बोला कि अचानक उसे फातिमा बीबी की बात याद आ गई। लेकिन वो ऐसी औरत के बारे में रूह को क्या बताता जिसने रूह को ही बेच दिया।
फिर उसके दिल में ये डर भी था कि कहीं वो औरत शेख शम्स के बारे में ना जानती हो कि वो मर चुका है। अगर ये राज रूह पर अभी खुल गया तो एक और मसला बन जाएगा। और फिलहाल यारिम और कोई नया मसला नहीं चाहता था। वो घर से निकलकर सीधा ऑफिस में आया था, जहाँ शारिक, मासूमा, खिजर और लैला बेताबी से उसका इंतज़ार कर रहे थे। उनकी हालत से वो अच्छे से वाकिफ़ था, इसलिए कमरे में दाखिल होते ही मुस्कुराया। डेविल, शारिफ क्या कह रहा है? क्या तुम ये काम छोड़ रहे हो? क्या तुमने कल उसे फ़ोन पर कहा कि तुम मज़ीद ये सब कुछ नहीं करोगे? खिजर ने परेशानी से पूछा। आज मैं और रूह सारिम के घर डिनर पर जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि रूह वहाँ जाकर सारिम की बातों में आए। रूह मेरे पीछे खड़ी मुझे सुन रही थी। इसलिए मैंने शारिफ से इस तरह से कहा था। और यारिम मरते दम तक ये काम नहीं छोड़ेगा। जब तक मजलूमों पर जुल्म होता रहेगा तब तक यारिम जैसे लोग पैदा होते रहेंगे, चाहे फरिश्ते बनकर पैदा हो या शैतान बनकर। इस वक्त रूह और यारिम सारिम के घर पर डिनर कर रहे थे। उसे सारिम की बीवी उर्वा बहुत अच्छी लगी, लेकिन अब उसे सारिम अच्छा नहीं लगता था, जबकि उन दोनों की बेटी माहिरा यारिम के साथ बहुत फ्रैंक थी। उर्वा ने उनके निकाह के बारे में पूछा, जिस पर रूह बताने लगी कि उनका निकाह फ़ोन पर हुआ है। लेकिन इससे पहले ही यारिम बोल उठा, पहले हमारा निकाह फ़ोन पर हुआ था, फिर एक दूसरे को समझने के बाद हमने फिर से निकाह किया, क्योंकि हम दोनों ही इस निकाह को कबूल नहीं कर पा रहे थे। क्यों रूह, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? यारिम ने कहा। रूह ने देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई, जबकि सारिम जो उनकी हर बात को नोट कर रहा था। यहाँ यारिम की रूह की बात काट कर खुद बोलना इसे शक में मुबतला कर गया। सारिम ने रूह से अकेले में बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यारिम ने उसे ऐसा कोई मौका ना दिया। मायरा कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी बातें करती है ना। रूह गाड़ी में मुसलसल मायरा के बारे में बात कर रही थी। मुझे भी बिल्कुल मायरा जैसी ही बेटी चाहिए। यारिम के कहने पर उसकी बोलती बंद हो गई। उसे उम्मीद ना थी कि यारिम उसे अचानक ये बात कहेगा। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? क्या तुम्हें मायरा जैसी बेटी नहीं चाहिए? यारिम ने मुस्कुराते हुए उसका शर्माया हुआ रूप देखा था। यारिम, आप ना पता है बहुत बुरा हूँ। उसकी बात काट कर बोला, बहुत अच्छे हैं आप। उसके बाजू पर सर रखते हुए बोली थी। अच्छा फिर बताओ ना, मायरा जैसी बेटी कब दे रही हो मुझे? वो फिर से शरारती अंदाज में पूछने लगा था। ड्राइविंग के दौरान आपको बात करना पसंद नहीं है? रूह ने उसे उसकी बात याद दिलाई। इस पर यारिम कहका लगाकर हंसा। हाँ, चुप होकर गाड़ी चलानी चाहिए, बल्कि खामोशी से अपना फ्यूचर प्लान करना चाहिए। लेकिन आइसलैंड तो हम अपने बच्चों को लेके जा नहीं सकते। तो फिर तुम क्या कहती हो, हम कहाँ लेके जाया करेंगे उन्हें? यारिम फिर से शरारती अंदाज में पूछने लगा था। यारिम रूह ने घूर कर उसका नाम पुकारा, जिस पर एक बार फिर से यारिम का कहका गूंजा था। यारिम अपने ऑफिस रूम में न जाने क्या कर रहा था। यारिम ने उससे कहा था कि सब कुछ छोड़ने में उसे वक्त लगेगा, एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। वो अचानक ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता। रूह काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही और फिर सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ। यारिम ने एक नज़र उठाकर उसे देखा, जहाँ शर्म और हया से वो खुद में सिमट रही थी। यारिम बेख्तियार उसके माथे पे अपने लब रखे थे। हमें जल्द से जल्द अपने बच्चों का इंतज़ाम करना होगा। इतने प्यारे प्यारे नाम सर्च किए हैं मैंने, कहीं वेस्ट ना हो जाएं। वो भागते हुए जा रही थी। यारिम तेज़ तेज़ कदम उठाता उससे दूर हो रहा था। वो उसके पीछे भागती उसे पुकार रही थी और फिर यारिम इससे दूर चला गया और उसकी आँख खुल गई थी। उसने फिर यारिम उसने अपने आगे पीछे देखा, जहाँ कमरे में वो बिल्कुल अकेली थी। वो तेज़ी से बाहर आई। इस वक्त वो सिर्फ यारिम को देखना चाहती थी। बाहर आकर उसने शिफा से पूछा तो उसने कहा कि यारिम काम पर जा चुका है। उसकी बेचैनी हद से ज़्यादा सवा होने लगी थी। यारिम अपने काम पर जा चुका था। उसने अपना फ़ोन निकाला और बाहर आकर यारिम का नंबर मिलाने लगी। 2-3 बार फ़ोन बजने के बाद बंद हो जाता, लेकिन यारिम आगे से फ़ोन ना उठाता। उसे मज़ीद घबराहट होने लगी थी। इस वक्त उसे सिर्फ यारिम को देखना था।
या अल्लाह यारिम बिल्कुल ठीक हूँ। वो अल्लाह से दुआ मांगती, बार बार फ़ोन मिलाती, लेकिन यारिम आगे से फ़ोन ना उठाता। फिर उसने एक फ़ैसला किया और कदम बाहर की तरफ उठाए। बाहर आकर मुलाजिम से कहा कि उसे यारिम के ऑफ़िस जाना है। उसने 1 मिनट सोचा और फिर से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठने को कहा और कुछ ही देर के बाद वो यारिम के ऑफ़िस में थी। मासूमा के अलावा और कोई ना था जिसे वो जानती थी। उसने मासूमा से यारिम के बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए बताया कि वो साइड पर गए हैं और वो फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि उनका फ़ोन यहाँ ऑफिस में पड़ा है। लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मासूमा ने रूह से पूछा था। मासूमा प्लीज़ मुझे यारिम के पास लेकर चलो, मैं एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। रूह ने अपने कांपते हाथों से मासूमा का हाथ थामा था। ठीक है रूह, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी सर के पास ले चलती हूँ, मासूमा ने कहा और उसे अपने साथ चलने को कहा। रूह बिना कुछ बोले उसके साथ चल दी थी। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि यारिम के साथ गद्दारी करने वाले को यारिम नहीं बख्शता, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। डेविल, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा तुम्हारी खबर किसी तक नहीं पहुंचाऊंगा। मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो। रोते हुए उसके पैर पकड़ने लगा था। यारिम के कानून में गद्दार के लिए कोई माफ़ी नहीं है, सिर्फ एक सज़ा है। यारिम ने हाथ में पकड़े ब्लेड की तरफ इशारा किया और उसके साथ ही वो ब्लेड इसकी कलाई पर चलाने लगा था। आदमी दर्द से तड़पने लगा था। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें दूर दूर तक जा रही थी। यारिम का ब्लेड किसी सांप की तरह रेंगता हुआ उसके जिस्म पर चल रहा था। इसके जिस्म पर सुर्ख लकीरें बन रही थी। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रहा था, लेकिन यहाँ तरस खाने वाला कोई ना था। डेविल प्लीज़ जल्दी करो, मेरे कान में दर्द होने लगा है, शारिक ने कहा था। जल्दी नहीं, मुझे मज़ा नहीं आएगा। यारिम ने मुस्कुरा कर कहा, डेविल प्लीज़ जल्दी करो, मुझे और भी काम है। खिज़र ने कहा, तुम लोग कभी भी सुकून से मुझे मेरा काम नहीं करने देते। ये कहते हुए यारिम ने ब्लेड इस आदमी की गर्दन पर दे मारा था। फिर आदमी की चीख के साथ एक और चीख बुलंद हुई। यारिम ने पलट कर देखा जहाँ रूह ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।